जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, अब तक जितनी शिफ्ट हो चुकी है एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम की, उन सभी शिफ्ट्स को मद्देनजर रखते हुए एक मॉडल पेपर यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ मॉडल पेपर आपके लिए तैयार किया गया है। मेरा मानना है कि अगर आपके एग्जाम में आपकी शिफ्ट में कुछ समय है, कुछ घंटे हैं या कुछ दिन है, मैं कहूंगा इस पूरे मॉडल पेपर को रट कर जाइएगा, तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यह हूबहू वैसा ही मॉडल पेपर तैयार किया गया है जैसी आपकी आगामी शिफ्ट साथियों आएगी। तो मैं कहूंगा इसमें सामान्य ज्ञान है, इसमें करंट अफेयर है, इसमें इंग्लिश है, रीजनिंग है और मैथ है। ठीक है ना। तो साथियों सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने लाइक नहीं किया हो। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है, बहुत तेजी के साथ इस क्लास को फिनिश करेंगे। तो पहला सवाल है, कहा जा रहा है कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन है ना, इसके बारे में एक कथन आपको बताना है, सही क्या? देखिए, क्या ये पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था? नहीं, यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था? नहीं साथियों। क्या यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था? मैं कहूंगा बिल्कुल। जो खिलाफत आंदोलन था ना साथियों, यह तुर्की के समर्थन में एक शुरू किया गया साथियों आंदोलन था। यह आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि चौरी चौरा जो घटना हुई थी इसकी वजह से, यानी कि चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था? तो मैं कहूंगा साथियों असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। ऐसे ही सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी साथियों? अगर बात करते हैं माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या ऊधम सिंह के द्वारा की गई थी, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी? तो क्या आपका राइट आंसर होगा अंतर्देशीय आव्रजन अधिनियम 1859 आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे हैं कि किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों कैबिनेट मिशन योजना 1946, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि कैबिनेट मिशन 1946 योजना ने ही भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था। साथियों देखिए, मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो एकदम साथियों आपके लिए बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट साथियों है, क्योंकि ये समझ लीजिए साथियों अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि इससे बाहर आपका पेपर नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद साथियों? अनुच्छेद 343 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को रखना और उसकी रक्षा करना ये क्या है? ये मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है, सेना का अधिकार है, यह एक मौलिक कर्तव्य है? मुझे बताइए साथियों। आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम को साथियों क्या क्रैक करने के लिए 2 पीडीएफ आपके लिए तैयार की गई है एग्जाम से साथियों जस्ट पहले। तो मैं कहूंगा जैसे आपका पेपर आ रहा है साथियों वैसे 10 मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, उसके अलावा साथियों जनवरी से लेकर अगस्त 2024 का करंट अफेयर भी आपको दिया जाएगा साथियों। 1 लाइनर है ये, मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन करंट अफेयर के है। और जो जैसे कि मान लीजिए जीके का क्वेश्चन है, उसके नीचे 4 ऑप्शन है और उसके नीचे जो राइट आंसर है ना वो राइट आंसर लिखा हो। ऐसे ही साथियों इंग्लिश में होगा, उसके नीचे उसका सॉल्यूशन है। ऐसे ही मैथ में उसका नीचे उसका सॉल्यूशन, ऐसे रीजनिंग में क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका सॉल्यूशन 4 ऑप्शन देकर। ठीक है ना। तो साथियों ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ का, उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके साथियों आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आपके एग्जाम में कुछ समय है, 1 दिन 2 दिन है, तो साथियों इन दोनों पीडीएफ को सरसरी निगाहों से एक बार देखकर चले जाइएगा। मेरा मानना है आपका एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। देखिए तो ये भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता इनको रखना, अखंडता को रखना और उनकी रक्षा करना, ये क्या? ये मौलिक कर्तव्य। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया? तो साथियों ये भाग 4 में किया गया। क्या? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना साथियों, ये अगर अनुच्छेद की बात करते हैं तो अनुच्छेद 36 से लेकर साथियों 51 तक है, और अगर भाग की बात करें तो भाग 4 में है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था? तो साथियों अगर बात करें किस प्रधानमंत्री
की मृत्यु के बाद मैं कहूंगा लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारी लाल नंदा ने दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाला था। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? तो किस सदन में साथियों पारित होता है? दोनों ऊपरी और निचले सदन में एक साथ, या दोनों सदन में ऊपरी और निचले सदन में अलग अलग? तो अलग अलग होता है साथियों, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं। तो यहां पर अगर साथियों बात करें साथियों, आप लोगों को मालूम यहां पर होना चाहिए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केप हॉर्न आपका राइट आंसर हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए दक्षिण, ये तो रिपीट हो गया। उसके बाद देखिए कह रहे कि कोणार्क सूर्य मंदिर की अगर बात करें तो ये कहां पर स्थित है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ओडिशा में। कहां पर स्थित है साथियों? ये ओडिशा में स्थित है। राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर डी के साथ है मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखिए कह रहे कि इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो किस पुस्तक की बात चल रही है साथियों? लीलावती पुस्तक की बात चल रही है। आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, ठीक है ना। अगर बात करें साथियों भास्कराचार्य इनका नाम था जो कि इसके लेखक थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी? तो ये साथियों किस भाषा में लिखी थी आपको मालूम होना चाहिए, संस्कृत भाषा में लिखी थी। सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। अब उसके बाद देखिए विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक थे, यानी कि किस वंश के संस्थापक थे? तो मैं कहूंगा वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे साथियों? विंध्य शक्ति थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रथम बार सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था? 1994 में ही पहली बार सेवा कर भारत में लागू किया गया था। ये सभी के सभी साथियों एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन है, यानी कि वो क्वेश्चन है जो पूरे 100% एक तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको इस बार देखने को मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि साथियों एसएससी एमटीएस के एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक करें तो हमारे इन सभी क्लासेस को आप लोग देखिए और अपने एग्जाम को देने जाइए। मेरा मानना है कि आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपको निराश तो बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस भारतीय शहर के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया था? तो यह साथियों नागपुर का हवाई अड्डा था। क्या नागपुर का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा था? इसका नाम साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया था। उसके बाद देखिए भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए जो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है ना, ये कहां पर है? तो मैं कहूंगा ये केरल में है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 1 की, तो 1 की अगर बात करें ये किन किन राज्यों से संबंधित साथियों? यूपी से, बिहार से और वेस्ट बंगाल से संबंधित है। और अगर नेशनल राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की अगर बात करते हैं तो साथियों ये असम में, कहां पर है? असम में है। और 3 की बात करें तो ये केरल में है। अब उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पर गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है साथियों सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी और इनको ही गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रणदीप हुड्डा को भी लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अमिताभ बच्चन को भी लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए आंसर आपका डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है संजय कुमार मिश्र। क्या संजय कुमार मिश्र को ही वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे के इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में अभी हाल फिलहाल में किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है सीजी करहाड़कर और इनको ही इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम साथियों कमल किशोर सोन है और कमल किशोर सोन ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक साथियों बने हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो ये तो साथियों आपके जीएस के पूरे 25 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे इंग्लिश के और कैसे साथियों आपके एग्जाम में इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये आप लोग को साथियों इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको साथियों इंग्लिश पढ़ाने वाला हूं और उसके बाद हम लोग देखेंगे रीजनिंग को और साथियों मैथ को। तो सर चलिए पहला सवाल है इंग्लिश का, करके समथिंग बाय यूजिंग फोर्स, यानी कि अगर बात करते हैं यहां पर
अगर कोई चीज मान लीजिए कोई चीज है जो फोर्स के साथ कराई जा रही है, यानी कि जबरदस्ती कराई जा रही है, या थ्रेट्स की अगर बात करें कि दबाव डाल के कोई काम आपसे कराया जा रहा है, दबाव डाल के या फोर्सफुल्ली आपसे कोई काम कराया जा रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है कि जबरदस्ती कार्य कराना। क्या उसको कहा जाता है? जबरदस्ती कार्य करना। तो जबरदस्ती के साथ इंग्लिश क्या हो जाएगी अगर बात करते हैं साथ यहाँ पर कोर्शियन हो जाएगी। तो कोर्शियन का मतलब होता है जबरदस्ती। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको बताना है डेमोलिश का साथ एंटोनिम क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि डेमोलिश का मतलब क्या होता है। देखिए डेमोलिश का मतलब होता है बिल्कुल कोई चीज खत्म हो जाती है ना, या कोई चीज साथियों ध्वस्त हो जाती है, उसको कहा जाता है डेमोलिश। तो यहां पर आपको इसका एंटोनिम साथियों बताना है। इसका एंटोनिम साथियों मुझे लग रहा है कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्माण, क्योंकि साथियों निर्माण और नष्ट आपस में एंटोनिम है। तो इस प्रकार अगर आपका आंसर यहां पर डी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है साथियों। जैसे आपके अगली शीट्स में पूछे जाने की संभावना है ना, वैसे क्वेश्चन यहां पर लिए गए हैं। आउट ऑफ द ब्लू, क्या आउट ऑफ द ब्लू इसका मतलब साथियों क्या होता है, सबसे पहले मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए, जिसकी कोई भी संभावना ना हो, क्या जिसकी कोई संभावना ना हो, क्या कोई संभावना ना हो साथियों, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है साथियों? आउट ऑफ द ब्लू कहा जाता है, यानी कि कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली इसको हम लोग कह सकते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि हैंग अप वंस बूट्स। तो इसका आपको क्या बताना है साथियों? मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग आखिर क्या हो सकता है, बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें हैंग्स अप वंस बूट्स का मतलब ये होता है किसी भी खेल से, मतलब किसी भी खेल से हट जाना। क्या? किसी खेल से हट जाना, या वही कह देना कि अब मैं संन्यास ले लिया है, अब मैं ये खेल नहीं खेलूंगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? रिटायर फ्रॉम ए स्पोर्ट। इसको क्या कहा जाएगा? यानी कि रिटायरमेंट आपने ले ली है स्पोर्ट से, यानी कि खेल से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैंग अप्स वंस बूट्स का मतलब क्या हो जाएगा? रिटायर फ्रॉम ए स्पोर्ट हो जाएगा, स्पोर्ट हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों, आपसे पूछा जा रहा है एंटोनिम क्या होगा? एसर्ट वर्ड का। तो एसर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है साथियों? दावा करना। क्या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दावा करना। अब इसका साथियों एंटोनिम क्या हो जाएगा, मुझे बताइए। देखिए यहां पर रिक्वेस्ट का मतलब प्रार्थना करना होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। और अर्ज का मतलब भी एक तरीके से साथियों प्रार्थना, विनती करना होता है, ठीक है ना। और इंसिस्ट की अगर बात करें, इसका मतलब होता है जोर देना। क्या? जोर देना। लेकिन अगर बात करते हैं एवेंडोन का मतलब क्या होता है साथियों? छोड़ना। क्या? छोड़ना इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं। तो दावा करना और छोड़ना ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के एंटोनिम है, यानी कि एजर्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? एवेंडोन हो जाएगा। एवेंडोन हो जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है यहां पर आपसे कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इसमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है, ये आपको यहां पर साथियों बतला देना है। बताइए। देखिए यहां पर अगर साथियों बात करें मिडिल की, अगर बात करें मिडिल, यहां पर बिल्कुल सही लिखा हुआ मेडल, ठीक है। ये मेडल लिखा हुआ है। मेडल मतलब क्या होता है पता? दखल देना। क्या साथियों? किसी भी काम में दखल देना, यानी कि मेडल कहलाया जाता है। मीडिएट की अगर बात करते साथियों, मीडिएट कहते हैं साथियों एक तरीके से मध्यस्थ, यानी कि बीच का, ठीक है। उसके अलावा साथियों यहाँ पर अगर बात करते हैं, ये क्या लिखा हो? मैकेनिकल लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ साथियों? मैकेनिकल। तो मैकेनिकल की स्पेलिंग ऐसे थोड़ी ना होती है साथियों, MECHA, क्या MECHA, और साथियों NICAL। तो यहाँ पर ए आना चाहिए, ई नहीं आना चाहिए। कौन सी स्पेलिंग गलत है? ऑप्शन नंबर बी वाली स्पेलिंग गलत है। गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहां पर साथियों आपको बताना है साथियों ऑब्वियस का सिनोनिम क्या होगा। तो ऑब्वियस की अगर बात करें साथियों, इसका मतलब क्या होता है भाई? ऑब्वियस का मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, यानी कि बिल्कुल स्पष्ट। तो इसका सिनोनिम साथियों क्या हो जाएगा? मैं कहूंगा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्लियर का मतलब स्पष्ट होता है और ऑब्वियस का मतलब भी स्पष्ट होता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का, क्योंकि साथियों अगर यहां पर हम लोग बात करें, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। क्या? जो वैग्यू लिखा है ना साथियों, इसका मतलब होता है अस्पष्ट। क्या? अस्पष्ट इसका मतलब होता है, ठीक है। और थिक की अगर बात करते हैं, थिक का मतलब होता है साथियों मोटा। और डल मतलब क्या हो जाए साथियों? डल मतलब आपका सुस्त हो जाएगा। तो सभी चीजें मैंने आपको बतला दी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि दिस केस इज लिमिटेड टू स्टेट। अब खाली जगह में आपको बताना है साथियों कौन सा वर्ड आएगा, बताइए। यहां पर साथियों ज्यूरिसडिक्शन आना चाहिए। ज्यूरिसडिक्शन की अगर बात करें, क्योंकि ये केस जो है ना, ये एक तरीके से, ठीक है, स्टेट क्षेत्र के अंतर्गत है, ये ऐसा इसको हम लोग कह सकते हैं। तो यहां पर ज्यूरिसडिक्शन आना चाहिए। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन है, कहा जा रहा है द मैनेजर
टोल्ड द स्टाफ टू कंप्लीट एट द वर्क्स बिफोर गोइंग होम। आपको बताने कि इसमें कौन से सेगमेंट में गलती है बताइए। देखिए यहां पर साथियों लिखा हुआ है ऑल द वर्क्स, ऑल द वर्क्स नहीं होना चाहिए था, यहां पर क्या होना चाहिए था, ऑल द वर्क होना चाहिए था। ठीक है, ऑल द वर्क होना चाहिए था। चलिए, यानी कि मैनेजर ने बताया कि स्टाफ से कहा कि स्टाफ टू कंप्लीट द ऑल द वर्क, यानी कि सभी काम अपने घर जाने से पहले पहले क्या कंप्लीट कर लेना। तो यहां पर ऑल द वर्क्स नहीं होता है, ऑल द वर्क आना चाहिए। तो कहां पर दिक्कत है साथियों, यहां पर दिक्कत है। तो जो दिक्कत सही होगी वो भी मैंने आपको बता दिया, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि सिनोनिम बताइए किसका, इन्वेस्टिगेट का। तो इन्वेस्टिगेट की अगर बात करें इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साथियों छानबीन करना। क्या इसका मतलब की अगर बात करें इसका मतलब होता है छानबीन करना। ठीक है ना। अब यहां पर साथियों इसका सिनोनिम क्या, सुपरवाइज हो जाएगा। मैं कहूंगा सुपरवाइज का मतलब निगरानी करना होता है, निगरानी करना होता है। ठीक है, रिलेट की अगर बात करें भाई कि ये मेरा रिलेटिव है या मुझसे संबंधित है। कैलकुलेट का मतलब क्या होता है साथियों, गणना करना इसका मतलब होता है। एग्जामिन की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं छानबीन करने से संबंधित हो जाएगा। ठीक है ना। तो साथियों ये निगरानी करना थोड़ा सा अलग है, ठीक है, और छानबीन थोड़ा सा अलग है, लेकिन सबसे उपयुक्त आंसर आपका जो जाएगा वो एग्जामिन के साथ जाएगा। यानी कि आपका आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहने के ही आस्क्ड मी ऑल्दो आई न्यू यू, या सिंस आएगा या वेदर आएगा या साथियों अनलेस आएगा, क्या यहां पर आना चाहिए ये आपको साथियों बताना है। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें वेदर आना चाहिए, यानी कि ही आस्क्ड मी वेदर आई न्यू यू। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, अब यहां पर साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की अगर बात करें साथियों कीट कहते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं। तो कीड़े मकोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कीट विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, कीट विज्ञान कहा जाता है। तो इनमें से कीट विज्ञान की इंग्लिश क्या होगी मुझे बताइए। तो एंटोमोलॉजी होगी, मैं कहूंगा बिल्कुल एंटोमोलॉजी ही होगी। उसके अलावा अगर साथियों यहां पर बात करें ऑन्थोलॉजी की अगर बात करते हो तो पक्षी विज्ञान इसको कहा जाता है, पक्षियों का अध्ययन, पक्षी विज्ञान इसको कहा जाता है। ठीक है ना, पक्षी विज्ञान कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर बात करते हैं साथियों टर्मिनोलॉजी की, तो टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है शब्दावली। क्या शब्दावली इसका मतलब होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जियोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इसको कहा जाता है साथियों भूगर्भ शास्त्र। क्या भूगर्भ शास्त्र इसको कहा जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। कह रहे कि ही वाज, क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों, ही वाज एक्साइल्ड फ्रॉम तुर्की फॉर हिज पब्लिक कॉन्डेमनेशन ऑफ द शाह। ठीक है, या एक्सक्लूडेड आएगा या साथियों एवेक्यूटेड आएगा या एस्केप्ड आएगा। तो मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर एक्साइल्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, एक्साइल्ड यहाँ पर आ जाना चाहिए। चलिए, यानी कि एक्साइल्ड का मतलब पता क्या होता है साथियों, निर्वासित करना, किसी को भी साथियों निर्वासित, यानी कि ही वाज एक्साइल्ड, यानी कि ठीक है फ्रॉम तुर्की, तुर्की से उनको क्या किया गया था, ठीक है एक्साइल्ड किया गया था, यानी कि निर्वासित किया गया था। चलिए अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, अब यहां पर साथियों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यहां से आपका स्टार्ट हुआ है। कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे कि ए पर्सन हु टेंड्स टू बी होपफुल एंड कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्यूचर और द सक्सेस और समथिंग, यानी कि एक ऐसा बंदा है जो एक तरीके से होपफुल है और कॉन्फिडेंट है वो अपने फ्यूचर के बारे में, तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है। देखिए मतलब जिसको अपने फ्यूचर से कुछ आशा है, क्या जिसको आशा है, जिसको होप है एक क्या अपने फ्यूचर से, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको आशावादी कहा जाता है, उसको आशावादी का। अब आशावादी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, ऑप्टिमिस्ट कहा जाता है। कि उन्हें फेनेटिक की अगर बात करते हैं, फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर, और पेसिमिस्ट की अगर बात करें इसका मतलब होता है निराशावादी। क्या इसका मतलब क्या होता है साथियों, निराशावादी इसका मतलब होता है। और अपॉर्चुनिस्ट की अगर बात करते हैं साथियों, इसका मतलब होता है अवसरवादी। क्या इसका मतलब क्या होता है, अवसरवादी इसका मतलब होता है। खैर अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। कह रहे हैं कि यहां पर इफ यू वांट टू विन द रेस यू नीड टू बिलीव इन यू। बताइए
अब यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें कहां पर दिक्कत आपको लग रही, इफ यू वांट टू विन द रेस यू नीड टू बिलीव इन यू। अब देखिए बिलीव इन यू नहीं आना चाहिए था, बिलीव इन योरसेल्फ आना चाहिए था, यानी कि यू की जगह पर क्या आना चाहिए था साथियों, योरसेल्फ आना चाहिए था। तो दिक्कत कहां पर है, दिक्कत साथियों ऑप्शन नंबर बी में है, बी में है, तो यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए रिटन लॉ पास्ड बाई लॉ मेकिंग बॉडी, लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब क्या होता है, विधानमंडल। क्या साथियों, इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, विधानमंडल, यानी कि एक लॉ कानून बनाया गया है, कानून लिखा गया है विधानमंडल के द्वारा, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको स्टैट्यूट कहा जाता है। क्या साथियों, स्टैट्यूट उसको कहा जाता है, आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। यानी कि स्टैट्यूट का मतलब क्या होता है, कानून, इसका मतलब होता है रूल का मतलब नियम होता है, समिट का मतलब शिखर सम्मेलन होता है, और ऑर्डील की अगर बात करें तो कड़ी परीक्षा। क्या आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑर्डील की अगर बात करते हैं, ऑर्डील का मतलब होता है कड़ी परीक्षा। तो मैं कहूंगा कि जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए के साथ था तो बिल्कुल करेक्ट था। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको बताने के किस वर्ड की स्पेलिंग यहां पर गलत लिखी हुई है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है, बताइए। देखिए हॉल्यूसिनेशन की अगर बात करते हैं साथियों, इसका मतलब होता है भ्रम, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों सुपरिंटेंडेंट की अगर बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अधीक्षक इसका मतलब होता है। क्या इसका मतलब होता है साथियों, अधीक्षक इसका मतलब होता है। उसके अलावा साथियों एलिटरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है साथियों अनुप्रास। क्या अनुप्रास इसका मतलब हो जाएगा। अब यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं कि जो ऑप्शन नंबर ए में स्पेलिंग लिखी हुई है, ये तो मुझे बिल्कुल सही नहीं लिख रही है। लिखा होना चाहिए साथियों, क्या लिखा हुआ है, प्रोकास्टिनेशन लिखा जाता है, ऐसे नहीं साथियों, PROCRAS होना चाहिए, यानी कि CRAS यहां पर होना चाहिए, ठीक है, प्रोकास्टिनेशन नहीं होता है, असल में होता है साथियों प्रोक्रास्टिनेशन। क्या, CRA आना चाहिए। तो कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर ए वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है, गलत है, तो यही आपका राइट आंसर है, बाकी सब की स्पेलिंग सही है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है 4 सेगमेंट में बटा हुआ है, यानी कि दिव्या हैव लिटिल चांस ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस ईयर। तो इसमें क्या दिक्कत है साथियों, मुझे बताइए। देखिए दिव्या हैव नहीं आना चाहिए, दिव्या हैज आना चाहिए। क्या, दिव्या हैज आना चाहिए। तो मैं कहूंगा साथियों क्या, कि दिव्या हैज आना चाहिए, दिव्या हैज लिटिल चांस ऑफ विनिंग द गोल्ड मेडल दिस ईयर। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। द लैच, लैच की अगर बात करें साथियों, लैच का मतलब होता है कुंडी। क्या, कुंडी की अगर बात करें, यानी कि कुंडी इज, ठीक है ना, क्राम्ड आई कैन नॉट ओपन द डोर, यानी कि मैं ओपन नहीं कर सकती विंडो को। तो जाम्ड यहां पर आना चाहिए। जाम्ड का मतलब क्या होता है, जाम, यानी कि कुंडी जाम हो गई तो मैं क्या, मैं नहीं ओपन कर सकती विंडो को। तो कुल मिला के आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है यहां पर, यानी कि ए मदर हैज ए ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ओवर द चिल्ड्रन। अब देखिए आपको हमेशा हमेशा पता होगा, एक ग्रेटेस्ट नहीं होना चाहिए, द ग्रेटेस्ट होता है, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो ए की जगह पर क्या आना चाहिए था साथियों, द आना चाहिए था। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यहां पर है, क्योंकि ए की जगह पर द आना चाहिए था। उसके बाद देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ए 4 फूटेड एनिमल। तो ए 4 फूटेड एनिमल को साथियों क्या कहा जाता है, जिसके 4 पैर होते हैं, जिसके 4 पैर। ये मैं एक आध क्वेश्चन जो है ना, इसमें साथियों मैंने पिछली क्लास का लिया है, यानी कि अगर एक आध क्वेश्चन आपको पहले से पढ़ा हुआ लगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो मैं आपको करवा चुका हूं। यानी कि 4 फूटेड मैन, 4 पैरों वाले जानवर को क्या कहा जाता है, क्वाड्रूप्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्वाड्रूप्ड कहा जाता है। उसके बाद देखिए एन एज ब्लेंडेड वेपन दैट इज लॉन्गर देन नाइफ, यानी कि नाइफ यानी कि चाकू से बड़ा एक धारदार हथियार को क्या कहा जाता है, तो उसको तलवार कहा जाता है। और तलवार को इंग्लिश में साथियों स्वॉर्ड कहा जाता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है द टीचर हैंडल्ड द मिसचीफ चाइल्ड क्यूट इजली। तो आपको बताने कि यहां पर क्या आ जाएगा साथियों, बताइए। देखिए मिसचीफ चाइल्ड नहीं आना चाहिए, बल्कि क्या आना चाहिए साथियों, एक तरीके से साथियों मिसचीवियस आना चाहिए, मिसचीवियस चाइल्ड आना चाहिए। तो मिसचीव चाइल्ड साथियों यहां पर नहीं आना चाहिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताइए, डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि कुछ जो कॉम्प्लेक्स है उसका बहुत डिटेल एनालिसिस एग्जामिनेशन किया जा रहा है, उसको एनालिसिस कहा जाएगा, उसको विश्लेषण कहा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किस वर्ड की स्पेलिंग साथियों गलत है, मुझे बताइए। देखिए डेफिनेटली की बिल्कुल सही है, एबिलिटी की सही है, सेपरेट की सही, नेसेसरी की यहां पर साथियों सही नहीं है। क्योंकि क्या होता है साथियों, अगर बात करें सिंगल सी आना चाहिए, डबल सी नहीं आना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए
अब उसके बाद देखिए साथियों, यहां से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, यानी कि सभी जितने भी कॉन्सेप्ट साथियों आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे, सभी बहुत शानदार यहां पर क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है यानी कि 625 को 625 का यानी कि 25 से जैसे यहां पर 625 लिखा गया है, वैसे ही साथियों 25 से यहां पर क्या लिखा जाएगा। देखिए ये तो बात आपको पता है कि 625 की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये 25 गुणा 25 होता है, यानी कि ये क्या है, ये 25 की साथियों गुणा 25 से की गई है। तो यहां पर साथियों हम 35 की गुणा किससे करेंगे? क्या 35 की गुणा भी साथियों 35 से करेंगे या 25 से करेंगे? तो साथियों 35 की गुणा एक बार 35 से करके देख लीजिए। 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 3 15 और 2 17 हो जाएगा, और ये साथियों कितना हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 आ गया, ये 12 आ गया, ये 2, ये साथियों 1, यानी कि 1225 कहां पर नहीं लिखा हुआ है। तो एक काम कीजिए साथियों, 35 की गुणा फिर 25 से ही करना होगी, यानी कि इसमें 25 की गुणा की तो ये आ गया, तो उसी प्रकार इसमें भी 25 की गुणा करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा साथियों, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 3 15 और 2 आपका 17 हो जाएगा, और यहां पर 70 आ जाएगा, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। क्या 875 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है। अब देखिए एक सवाल ऐसा आएगा, अगर आपने अभी साथियों इस सवाल को सीख लिया तो आपके लिए एग्जाम में ये सवाल करना बेहद आसान हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है साथियों, शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको, जैसे कि डिक्शनरी में आप साथियों देखते होगे ना लिखा होता, वैसे ही लिखना होता है। देखिए यहां पर अगर बात करें, अब आपको बताना है सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा। एन ई यहां पर है लिखा, एन ई यहां पर भी है, यहां पर भी है, एन ई यहां पर भी, एन ई यहां पर भी, लेकिन यहां पर जी है, जी तो बाद में आता है, पहले सी आता है। तो एन ई सी यहां पर है, एन ई सी यहां पर, एन ई सी यहां पर, लेकिन सी से पहले बी आता है। तो मैं कहूंगा साथियों 1 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। अब देखिए अब इन तीनों में से सबसे पहले क्या आएगा? एन ई सी तो तीनों में है, यहां पर ई है, यहां पर आर है, आर तो नहीं पहले आएगा। ठीक, यहां पर टी है, टी भी पहले नहीं आएगा, तो साथियों दूसरा वाला पहले आएगा, ये हो गया। ठीक है ना। अब देखिए अब इसमें से साथियों कौन सा पहले आएगा, आर या टी? आर पहले आता है, टी 20 नंबर पर आता है, आर 18 पर आता है, तो ये 3 हो जाएगा, और फिर 4 आ जाएगा, और बचा क्या? 5 बचा, तो ये 5 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 कहां पर लिखा हुआ है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो आपका राइट आंसर अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो मैं कहूंगा आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है। अब यहां पर साथियों नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन, यानी कि 3 है। उसके बाद साथियों नंबर सीरीज की क्वेश्चन की अगर बात करें तो साथियों लॉजिक आपको पहचानना होता है। जैसे कि यहां पर 3 है, उसके बाद 4 हो गया है, उसके बाद साथियों 8 हो गया है, और फिर 17 हो गया है, और फिर यहां पर 33 हो गया। आपको बताने के अगला यहां पर साथियों नंबर क्या हो सकता है, ये इतनी सी बात आपको यहां पर बताना है। देखिए 3 से 4 हुआ है तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों 1 बड़ा है। 4 से 8 हुआ है तो यहां पर साथियों 4 बड़ा है। 8 से 17 हुआ है तो कितना बड़ा है साथियों? 9 बड़ा है, बिल्कुल 9 बड़ा है। ठीक है, अब 17 से यहां पर 33 हुआ है साथियों, कितना बड़ा है? आप सभी जानते हैं साथियों 16 बड़ा है। तो आपको यहां पर एक चीज नहीं नजर आ रही, ये 4 है, ये 9 है, ये 16, ये सबका किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। जैसे कि 2 का स्क्वायर ये 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, और 4 का स्क्वायर साथियों 16 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहां पर जाहिर सी बात है 5 का स्क्वायर आएगा, यानी कि यहां पर 25 आ जाएगा। यानी कि मैं कहूंगा कि अगर 33 में 25 जोड़ेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 33 में 25 जोड़ लीजिए, 8 आ गया, 5 आ गया, 58 यहां पर आ जाएगा। कि 58 ऑप्शन में है? मैं कहूंगा बिल्कुल ऑप्शन में है, यानी कि जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, बहुत अच्छे लेवल के साथियों क्वेश्चन मैंने लिए हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है ना। चलिए तो यहां पर अगर बात करते हैं, अब इस सवाल की बात करें करके, अगर DECK को WVXP लिखा जाता है, CLAIM को XOZRN लिखा जाता है, तो आपको बताना है MASCOT को क्या लिखा जाएगा। अब आपको यहां पर लॉजिक पहचानना है। ठीक है, डी से साथियों W हो गया है, E से V हो गया है, C से X हो गया है, K से P हो गया है। तो कुछ आपको साथियों याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है? बिल्कुल साथियों आपको अपोजिट मालूम होना चाहिए। जैसे कि A का अपोजिट Z होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट साथियों क्या होता है? एक्स होता है, और डी का अपोजिट साथियों डब्ल्यू होता है। तो यहां पर डी का अपोजिट क्या है? डब्ल्यू है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये लिखा हुआ है लव, यानी कि एल का अपोजिट ओ और ओ का अपोजिट एल, उसी प्रकार वी का अपोजिट ई और ई का अपोजिट वी। तो यहां पर ई है ना, ई का अपोजिट वी है, तो साथियों देखिए वी आ गया यहां पर। ठीक है, सी का अपोजिट मैंने आपको बताया एक्स होता है, ये आ गया, और के का अपोजिट पी होता है। और यहां पर भी सेम वही चीज है, अपोजिट लिखा हुआ है। तो आप
आपको बताना है m का अपोजिट क्या होता है, मैं कहूंगा n। a का अपोजिट अभी मैंने आपको बताया साथियों z, तो nz एक तो यहां पर है, यहां पर है साथियों, यहां पर है, ठीक है ना। चलिए एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं साथियों, शर्ट। अगर बात करते हैं s का अपोजिट h हो जाएगा, और देखिए शर्ट गेज होता है, क्या होता है, शर्ट गेज। देखिए s का अपोजिट h और h का अपोजिट s, i का अपोजिट r और r का अपोजिट i, t का अपोजिट g, g का अपोजिट t, और a का अपोजिट z और z का अपोजिट a। तो यहां पर सवाल पैदा हुआ है कि s का क्या हो जाएगा साथियों, s का अपोजिट h हो जाएगा, तो यहां पर h आ जाएगा, h यहां पर, h यहां पर है। c की बात करें, c का x हो जाएगा, तो x यहां पर आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आंसर। o का अपोजिट क्या हो जाएगा, लव साथियों, देखिए l हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। और t का अपोजिट क्या हो जाएगा, t का अपोजिट साथियों g हो जाएगा, तो g आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, मैं कहूंगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगर आप इसी प्रकार से पढ़ते रहे तो मेरा मानना है कि आप साथियों रीजनिंग में बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे। और मेरा मानना ये भी है कि आप अगर रीजनिंग में एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपका सिलेक्शन साथियों पक्का हो जाता है, रीजनिंग और मैथ, क्योंकि इसमें आप पूरे पूरे आंसर बिल्कुल सही कर सकते हो 100% एक्यूरेसी के साथ। देखिए एक सवाल आपसे पूछा जाता है, यहां पर मैं आपके लिए साथियों लिख देता हूं, एस खाली जगह और पी 2 बार खाली जगह, और फिर साथियों एम और फिर खाली जगह, फिर एस फिर खाली जगह, फिर एम और पी फिर खाली जगह। तो आपको बताना है इन खाली जगह में साथियों कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं, इतनी सी बात आपको बताना है। अब यहां पर अगर आपको ऐसा सवाल देखने को मिले तो सबसे पहले लेटर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या आप फिर से काउंट कर लीजिए साथियों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हुए, तो मेरा हिसाब से साथियों 4 का पेयर बनना चाहिए, नहीं तो 3 का पेयर बनना चाहिए। तो 1 2 3 4 ये अलग कर दिया, 1 2 3 4 ये अलग कर दिया, और 1 2 3 4 ये अलग कर दिया। आप देखेंगे साथियों, क्या आप देखेंगे कि बीच में MP आ रहा है, तो यहां पर M लिखा हुआ, P नहीं लिखा हुआ तो हमने P लिख दिया। बीच में MP आ रहा है, यहां पर M नहीं लिखा हुआ तो M लिख दिया। अंत में S आ रहा है तो यहां पर साथियों S लिख दिया। अब पूरा हमें मिल गया SMPS, तो यहां पर SMPS यानी कि यहां पर SMPS हो जाएगा। अगला काम आप ये कर लो, आप देख लो आपने अपने पेन से क्या क्या लिखा है, MSSPSS लिखा है। तो ये कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है साथियों, MSSPSS, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, अब इस सवाल को देखना है साथियों और लॉजिक आपको पहचानना है कि आखिर यहां पर लॉजिक लगा क्या है। जैसे कि आपको यह बताना है कि यहां पर जो लॉजिक है वही लॉजिक इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में है, 145 5 29, बताइए साथियों। कहीं ऐसा तो नहीं किया गया, ये छोटे छोटे 2 नंबरों को आपस में गुणा करा दिया गया और 145 आ गया है, क्योंकि 30 पंजे 150 होते हैं, एक एक कम किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से साथियों 145 ही आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब आपको बताने क्या साथियों, 15 की 10 से गुणा करोगे 125 आएगा, मैं कहूंगा नहीं 150 आएगा। 16 की 14 से करोगे, ये थोड़ा सा टफ है साथियों, 16 की 14 से गुणा करा लेते हैं, 16 चौक 64 हो जाएंगे और यहाँ पर 16 आ जाएगा, 4 आ गया, 12 आ गया, तो 224। तो बिल्कुल साथियों यानी कि इसकी और इसकी गुणा कराओगे तो 224 आएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो 20 छंग तो साथियों कितना होते हैं साथियों, 20 छंग तो ये 160 नहीं होंगे, 16 3 48 यानी कि 480 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि जो लॉजिक आपका यहां पर लगा था वही लॉजिक यहां पर लगा है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है और ये सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, बहुत टॉप लेवल का सवाल है। अगर यहां से साथियों इस सवाल ये आपकी समझ में आ जाता है तो मेरा मानना है कि समझ लीजिए मैक्सिमम चीजें आपकी यहां से क्लियर हो जाएंगी। देखिए कह रहे कि 8 मित्र हैं, अरविंद, प्रिया, कुणाल, काजल, आशीष, मैक, शुभम और रिद्धि, और ये एक अष्टभुजाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो साथियों सबसे पहले हमें एक मेज बनाना होगी, और कैसी मेज बनाना होगी, अष्टभुजाकार मेज बनाना होगी। तो कैसे साथियों मैं कोशिश करता हूं थोड़ी ये मेज बनाने की, थोड़ी कोशिश करता हूं साथियों मेज बनाने की, शायद मुझसे बन जाए अष्टभुजाकार करके मेज। चलिए तो इस साथियों इसमें कितनी भुजाएं, 8 भुजाएं, यानी कि एक यहां पर बैठेगा, एक यहां पर बैठेगा और एक यहां पर बैठेगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। कितने लोग हैं काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। अब साथियों लोगों को आपको बैठाना है जैसे इस सवाल में कहा गया। कह रहे कि कुणाल, महक और आशीष के बीच में है, काजल,
प्रिया और अरविंद के बीच में है, शुभम रिद्धि के बाईं ओर ठीक बगल में है, और अरविंद आशीष के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो रिद्धि और प्रिया के बीच में कौन बैठा है? सबसे पहले हमें जो सही लगेगा हम उसको क्लियर करेंगे। अब यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि आशीष के दाएं से तीसरे स्थान पर अरविंद बैठा है। तो अगर मान लीजिए साथियों आशीष को हम कहीं पर बैठा दें, मान लीजिए यहां पर अगर हमने आशीष को बैठा दिया तो आशीष के दाएं से तीसरे स्थान पर अरविंद है, यानी कि 1 2 3, यानी कि अरविंद जो है ना वो यहां पर बैठा है, अरविंद साथियों यहां पर बैठा है। ये बात क्लियर है बिल्कुल। अब साथियों ऊपर आ जाइए, कह रहे कि कुणाल जो है ना, कुणाल ये महक और आशीष के बीच में है। तो साथियों अब महक की अगर बात करें तो महक अगर साथियों कहां पर बैठा ले, कहां, अगर मान लीजिए यहां पर महक बैठा लेते, क्या कि आशीष और महक के बीच में कौन है? कुणाल है, यानी कि कुणाल साथियों यहां पर बैठेगा, कुणाल यहां पर बैठेगा। ये बात क्लियर है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद कह रहे कि काजल जो है ना, काजल ये प्रिया और अरविंद के बीच में है, तो प्रिया यहीं पर ही तो बनेंगी साथियों। प्रिया और अरविंद के बीच में कौन है? काजल है, तो ये साथियों काजल हमने बैठा दी। उसके बाद कह रहे कि शुभम रिद्धि के बाईं और ठीक बगल में है। अब 2 लोग यहां पर सिर्फ बचे हैं, तो रिद्धि अगर हम यहां पर बैठा ले तभी तो इसके साथियों बाईं ओर हो पाएगा आपका, ठीक है ना। तो रिद्धि साथियों यहां पर बैठी, क्योंकि रिद्धि का बायां किधर है? रिद्धि का बायां इधर है। तो रिद्धि के बाएं कौन बैठा है साथियों? शुभम बैठा है। ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। 8 लोग थे, 8 लोग बैठ गए। सवाल में पूछा गया है कि रिद्धि और प्रिया के बीच में कौन बैठा है? तो रिद्धि किधर गई है? रिद्धि और प्रिया के बीच में कौन बैठा है? शुभम बैठा है। तो शुभम कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सातों सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए। अब यहां पर जैसे जैसे ये सवाल कहता जाए वैसे वैसे आप करते जाना, आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा। देखिए निम्नलिखित आरेख में जो सम चतुर्भुज है ये शिक्षकों को दर्शाता है। जो सम चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज की अगर बात करें ये हो जाएगा साथियों, ये जो है ना ये शिक्षकों को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि 30 9 10 ये संख्याएं जो है ना ये शिक्षक हैं, ऐसे मान सकते हैं। यानी कि वृत्त जो है ना, वृत्त ये गोला ये समाज सेवकों को दर्शाता है। तो हम लिख लेते हैं साथियों यहां पर ये समाज सेवकों को दर्शाता है, ठीक है। यानी कि 24 15 10 ये जो नंबर है ना ये समाज सेवक हैं। और कहने के जो पंचभुज है ना ये साथियों पंचभुज ये महिलाओं को दर्शाता है। किसको दर्शाता है साथियों? ये महिलाओं को दर्शा रहा है। चलिए, तो विभिन्न खंडों में दी गई संख्याएं उस श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। तो कहने के कितनी महिलाएं शिक्षक समाज सेवक भी हैं, ये आपको साथियों बताना है। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या फिर से देख लीजिए, कितनी महिला, तो महिलाओं की अगर बात करें यानी कि यहां पर बात चल रही कितनी महिला आपसे पूछी जा रही है, तो कितनी महिला ऐसी हैं जो शिक्षक हैं, यानी कि कितनी महिला ऐसी हैं जो शिक्षक हैं। क्या अब इसमें से आंसर होगा जो शिक्षक हैं और समाज सेवक भी हैं। समाज सेवक की अगर बात करें ये आ गया, ये आ गया, तो मैं कहूंगा 10 एक ऐसा नंबर है जो महिला भी है, शिक्षक भी है, समाज सेवक भी है। तो 10 आपका क्या होगा? 10 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सुवा का फिजी से वही संबंध है जो हेलसिंकी का किससे है साथियों, मुझे बताइए। देखिए जैसे सुवा जो है ना ये फिजी की राजधानी है, क्या है? फिजी की राजधानी क्या है? तो फिजी की राजधानी साथियों सुवा है। ऐसे ही हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो मैं कहूंगा फिनलैंड की राजधानी है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बता दीजिए आपका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। देखिए इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। इस सवाल में साथियों क्या है, इस सवाल में अगर बात करें कुछ नहीं है, एक कागज का टुकड़ा चौकोर है, इस वाले पार्ट को इधर रखा जाता है, फोल्ड किया जाता है यहां से, उसके बाद ऐसी आपके सामने आकृति आ गई, इसको यहां से फोल्ड किया जाता है और ये वाला पार्ट इस तरफ रखा जाता है। अब इसमें 4 गोले बना दिए जाते हैं, 4 होल कर दिए जाते हैं, 4 छेद कर दिए जाते हैं। तो कह रहे कि जब इसको ओपन करोगे साथियों तो ये कैसा दिखाई देगा, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही। तो हम कोशिश करते हैं साथियों ये कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा एक बार देख लेते हो। तो 4 इसके पार्ट बना लेते हैं साथियों, 4 इसके साथियों पार्ट बना लेते हैं। देखिए अब यहां पर अगर बात करें, अब 2 गोलों की अगर साथियों बात करें ना, देखिए यहां पर आपके 2 गोले हो जाएंगे, एक तो यहां पर आपके 2 गोले हो जाएंगे और उसी प्रकार से साथियों आपके 2 गोले यहां पर भी आ जाएंगे, ठीक है ना। अब उसी प्रकार साथियों 2 गोले आपके यहां पर आ जाएंगे और यहां पर भी आ जाएंगे और यहां पर आ जाएंगे और यहां पर और यहां पर आ जाएंगे। तो ऐसी आकृति कहां पर दिख रही है? यहां पर नहीं, ऐसा तो साथियों ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है। यानी कि 4 4 4 4
4 4 4 4। तो मैं कहूंगा जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर किसके साथ था, बी के साथ था, तो बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट था। अब उसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर से गुजरेंगे, बहुत तेजी के साथ मैथ के क्वेश्चंस गुजरेंगे और ये सभी मैथ के साथियों वो क्वेश्चंस है जो आप अपने एग्जाम में देखेंगे, आगामी शिफ्ट्स में देखेंगे। कह रहे कि एक व्यक्ति ने एक कार कितने साथियों 3,80,000 रुपए में बेची, उसे 5% की हानि, यानी कि जब वो 3,80,000 में बेच रहा है तो 5% की हानि से बेच रहा है, यानी कि वो कार को 100% में नहीं बेच रहा है, वो कार को 95% में बेच रहा है। अरे भाई 5% हानि से बेचेगा तो 95% में ही तो बेचेगा। तो साथियों 3,80,000 क्या 3,80,000 की कार बेच रहा है और कहने के 15% का लाभ अगर प्राप्त करना हो तो कार को कितने रुपए में बेचा जाएगा, यानी कि 95% की वैल्यू 3,80,000 है, आपको 115% की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। तो साथियों देखिए ये आपकी जो हो गई ना, ये आपकी 1% की वैल्यू हो गई, 1% की वैल्यू हो गई। ऐसे करके अगर नीचे 95 लगा देते तो ये साथियों 1% की वैल्यू हो गई। इसकी 15% निकालना है, यानी कि 115% साथियों इसका निकालना है, तो इसको आपको कैलकुलेट करना है। आंसर आपका आपके सामने आ जाएगा। देखिए अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 19 दूना 38 होते हैं, 2 जीरो लग जाएंगे ये वाले, 19 पंजे 95 हो जाएंगे। अगर बात करें इसको 5 चौक 20 यानी कि ये आ गया, तो 115 की गुणा साथियों आप 4 से करा लीजिए, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, 4 एकम 4 6 हो जाएगा, 4 एकम 4 यानी कि कितने जीरो बढ़ेंगे इसमें, 1 जीरो बढ़ेगा भाई, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, कितने जीरो बढ़ जाएंगे साथियों, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। एक बार मैं देख लेता हूं 115 की 4 से, अच्छा अच्छा एक ही तो बढ़ेगा भाई, चलिए दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए कितना था साथियों 3,80,000 था बटे 95 आ गया, 115 बटे 100 हो गए। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक है ना। अब साथियों 19 से 19 पंजे कितने हो जाएंगे, 19 पंजे आपके साथियों 95 हो जाएंगे और 19 दूना 38। अब यहाँ पर साथियों 2 जीरो आपके आ गए। ठीक है ना, 2 जीरो आ गए, 5 एकम 5, 5 चौक 20 यानी कि 40 आ गया। तो साथियों 115 की गुणा किससे कराएंगे, 4 से कराएंगे, तो इतना 4600 आ रहा था, 1 जीरो बढ़ेगा, तो 4,60,000 यहां पर दे रखा है साथियों, कोई दिक्कत नहीं। एक जीरो का इधर उधर गहला मेला है लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जो आपका 46 करके आंसर आ रहा है ना, आप उसको साथियों आप उसका चयन करें। किसका चयन करेंगे, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है। अब इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए राइट आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि 90 का 1/3 160 के 3/8 के हिस्से से कितना प्रतिशत कम होगा। तो 90 का 1/3 कितना होता है, 90 गुणा 1/3 होता है। कह रहे कि इसका 160 के, तो 160 के साथियों 3/8 तो साथियों 3/8 यहां पर हो जाएगा। कितनी, देखिए इतनी चीज आपकी क्लियर हुई, अगर क्लियर हुई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 3/8 से पहले इसको कैलकुलेट कर लो, 3 एकम 3 तिया 9 हो जाएगा, 0 ये 30 आ गया और 8 दूना 16 हो जाएगा साथियों, ये कितना आ गया, ये 60 आ गया। तो क्या कह रहे हैं इससे कितने प्रतिशत कम है, तो मैं कहूंगा साथियों ये कितना कम है, तो 30 कम है। तो 30 को प्रतिशत में बदल लो, 30 कम है, 30 को प्रतिशत में बदलना है। 30 कम किससे है, तो 60 से कम है, तो 60 नीचे आएगा। 30 से कम 30, 30 गुना हो जाएगा, इसको कट करेंगे साथियों 50% आ जाएगा, यानी कि 50% कम है। 50% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि 3 संख्याओं का योग 172 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3:5 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से 7:6 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मैं आपको यहां पर एक चीज बता रहा हूं, अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता, कैसा, कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 3:5 है, यानी कि पहली संख्या को a और ये b मान लेते हैं। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है और दूसरी संख्या जो कि b होगी। ठीक है, दूसरी संख्या का तीसरी संख्या हम c मान लेते हैं, इसका अनुपात कितना है, 7:6 है। अब मैं आपको सवाल से हट के मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई a/b 3:5 और b/c 7:6, तो मुझे बताइए a/b/c क्या होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप क्या बताएंगे। तो इसकी एक तरीका होता है साथियों, आप कैसे कर लेंगे, आप कर लेंगे a/b और b/c, यानी कि इसको ऐसे आप लिख लेंगे 3:5 और 7:6। अब उल्टा n बना देंगे ऐसे करके, ये 3 की गुणा 7 से कराएंगे 21 आएगा, ये a निकलेगा।
7 की गुणा 5 से कराएंगे 35, ये साथियों बी निकलेगा। और 5 की गुणा 6 से कराएंगे यानी कि 5 छंग कितना हो जाएगा 30 हो जाएगी, ये सी निकलेगा। तो अगर जो मैं आपसे पूछ रहा था कि ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, तो 21 अनुपात 35 अनुपात 30 होगा। यहां पर आपसे पूछा जा रहा था कि अगर तीनों संख्याओं का योग 172 है तो पहली वाली संख्या क्या होगी। पहली वाली संख्या तो 21 है, यानी कि 172 का आपको 21 निकालना है, नीचे इन सब का योग आ जाएगा। 30 और 35 65 हो जाएगा, ठीक है। 65 और 21 आपका कितना हो जाएगा, 6 और 8 यानी कि 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों, 86 हो जाएगा। अब इसको अगर साथियों कट करें साथियों, 4 आ गया 2 चौक और 3 आ गया यहाँ पर 2 अट्ठे 16 2 छंग 12, ये 21 का 21 रहा, ठीक है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है। अगर इतनी बात आपकी क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब साथियों 43 से कम 43, 43 दूना 86 हो जाएगा, 21 दूना आपका 42 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि पहली संख्या जो आएगी वो 42 आएगी, 42 आएगी, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप यहां पर अगर दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए लिखा होता तो आप बहुत आराम से कर लेते। 21 की गुणा 21 की जगह 35 लिख देते। तीसरी संख्या पूछी जाती तो 30 की जगह साथियों 21 की जगह 30 रख देते। बस इतना सा साथियों फर्क है बस, और कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इन ऑप्शन में से, जो 21 से, जो 35 से, जो 56 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। तो साथियों सबसे पहले हम एक ऐसी संख्या निकालेंगे जो पूरी तरीके से 21 से, 35 से, 56 से विभाजित हो जाती है। और ये साथियों कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे 21, 35 और 56 का एलसीएम निकाल के साथियों, ये पॉसिबल है। तो साथियों ये 7 से कट करें, 7 21 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 7 49, 7 8 56 हो जाएगा। अब साथियों इसको एक काम करिए, 2 से कट करें, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, ये जहां पर 4 आ जाएगा। और फिर साथियों 2 से कट करें तो ये 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 आ जाएगा। अब एक बार 2 और लिखना पड़ेगा इसको कट करने के लिए, और एक बार 3 करने इसको लिखना पड़ेगा 3 को कट करने के लिए, और 5 को कट करने के लिए 5 लिखना पड़ेगा। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 7 दूना 14, 14 दूना 28, ठीक है ना। और 28 दूना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इनके 56 की गुणा आप किससे करा लो, 3 पंजे 15 से करा लो, तो आपको एलसीएम मालूम पड़ जाएगा। 5 छंग आपका 30 हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 3 28 हो जाएगा, और यहां पर आपका 56 आ जाएगा, यानी कि 0 आ गया, 14 आ गया और यहां पर 8 आ गया। तो मैं इतना कह सकता हूं 840 आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी कि जो इन 3 संख्याओं का एलसीएम निकलेगा वो कितना निकलेगा साथियों, वो 840 निकलेगा। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई, यानी कि ठीक है जो एलसीएम निकला है साथियों वो कितना निकला है, वो 840 निकला है। अब देखिए, अब हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 21, 35, 56 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। तो अगला काम आप ये करेंगे 5 अंकों की, ठीक है। तो आप साथियों 5 अंक इस प्रकार से लिख लेंगे, ठीक है, ये 5 अंक हो गए, ठीक है ना। तो अब साथियों इसको 840 से काटेंगे, तो अगर ये 1000 मान लेते तो साथियों 840 से कम 840 हो जाएगा। अब कितना इसमें से साथियों बचेगा, मैं कहूंगा 160 बचेगा, और ये 0 है, ये 0 यहां पर आ जाएगा। अब 840 की अगर 2 से साथियों करेंगे तो कितना हो जाएगा, 840 की अगर साथियों 2 से करें तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1600 और 80 हो जाएगा, यानी कि दूना कितना हो जाएगा साथियों, यहां पर अगर बात करें 1680 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा हो गया, ज्यादा हो गया ना, यानी कि हमें 11 से गुणा करना पड़ रही थी। तो अब हम पता साथियों क्या करेंगे, हम एक काम ये करेंगे कि 12 से गुणा कर दें, क्योंकि अगर साथियों हम 11 से गुणा करेंगे तो ये 10,000 से कम संख्या आएगी। अगर हम 12 से 840 की गुणा करते हैं तो देखिए साथियों क्या आता है, 840 की 12 से गुणा करिए, यहाँ पर 4 दूना 8 आ जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, और 84 का 84 आ जाएगा। ये 0 का साथियों 0 लगा दिया, 8 लगा दिया, 0 लगा दिया, और ये आपका 10 हो गया। यानी कि 10,000 क्या, 10,080 एक ऐसी संख्या होगी जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, जो 21 से, 35 से, 56 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ है, ऑप्शन नंबर डी के साथ है। तो अगर ये सवाल आता है तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे ये साथियों मैंने आपको बतला दिया है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि 2 संख्याएं हैं 8 अनुपात 5 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 17 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 21 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात जो है ना इनका वो 1 अनुपात 3 हो जाता है। तो कह रहे कि दोनों संख्याएं बताओ और उन दोनों संख्याओं का योग करके बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली संख्या 8 है, यानी कि 8x, और दूसरी संख्या है साथियों 5x है। कहने कि पहली संख्या में 7 घटाया जाता है तो ये हमने 7 घटा दिया, और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाता है तो ये हमने 25 जोड़ दिया। ऐसा करने पर जो अनुपात हो जाता है ना वो 1 अनुपात 3 हो जाता है, यानी कि 1/3 अनुपात हो जाता है। तो अब आपको पता क्या करना है, संख्याओं का योग, संख्याएं क्या है, संख्याएं 8x हैं और प्लस 5x
x है। आपको यहां से x का मान निकालना है और फिर आपको साथियों 8x प्लस 5x को करके जोड़ देना, बस इतना काम आपको करना है। अब देखिए 8 तियां कितना हो जाएगा, बराबर लगाना तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है साथियों, 3 की गुणा 8 से होगी, 8 तियां आपका 24 हो जाएगा, यानी कि 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें साथियों 17 तिया कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 की 1 से गुणा होगी तो 5x यहां पर आ जाएगा और 25 की 1 से होगी तो साथियों 25 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर साथियों बात करते हैं हम लोग क्या, अब यहां पर कैसे क्या होगा, देखिए ये 24 आपका x है, बिल्कुल है, बराबर के उधर 5x है ना, बराबर के इधर को 5x आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 25, ठीक है ना। क्या हो जाएगा साथियों, ये 25 की अगर बात करें, अच्छा ये माइनस का है, सॉरी यहां पर माइनस लगा है ना, तो यहां पर भी तो माइनस आएगा। अब ये माइनस का 51 है, बराबर के उधर जाएगा तो ये साथियों प्लस का हो जाएगा, इतनी बात क्लियर है। 24 में से 5x जाएगा तो 19x बचेगा, यानी कि 19x बराबर कितना हो जाएगा, ये 76 हो जाएगा। ये बात साथियों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और x बराबर क्या हो जाएगा, 76/19 हो जाएगा। आपको पता है 19 एक 19, 19 चौक 76 होता है, तो x बराबर आपके सामने क्या आ गया है, 4 आ गया है। अब आपको क्या करना है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, दोनों संख्याओं का योगफल कर दीजिए। तो x बराबर 4 है, 8x कितना हो जाएगा, 4 × 32 प्लस 5x कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा साथियों कि इनको अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आपके सामने आ जाएगा, 52 आपके सामने आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योगफल कितना होगा, 52 होगा। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, रिक्वेस्ट करता हूं मैं आप सभी लोगों से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इतना प्यारा कंटेंट आपको यहां से दिया जा रहा है जहां से डायरेक्ट आपका एग्जाम क्लियर होता है, ठीक है ना। चलिए, तो मैथ में इतना शातिर मैं आपको बना दूंगा, इतना एक्सपर्ट आपको बना दूंगा कि अगर आपको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है तो धीरे 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 पढ़ते रहिए साथियों, चंद दिनों में आप देखेंगे कि आपकी मैथ और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग हो गई है। मैं आपको इतना साथियों करवा दूंगा कि आप दुनिया का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठा लें, एसएससी एमटीएस का, तो उसमें मैथ और रीजनिंग का हर एक सवाल आप सही कर लोगे। क्योंकि इसमें साथियों जीएस आपके लिए और इंग्लिश आपके लिए ज्यादा मायने रखती है, तो इंग्लिश के साथियों मैं आपको 25 क्वेश्चन कराता हूं और जीएस के मैं साथियों आपको 25 क्वेश्चन कराता हूं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं साथियों, ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनकी आने की पूरी संभावना होती है। तो हमारी इस हर एक क्लास को साथियों आप लोग देखा करिए, मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत शानदार गुजरेगा। चलिए, अब यहां पर देखिए दो संख्याएं कहने के क्रमशः 20% और 30%, ये तीसरी संख्या से कम है, यानी कि 3 संख्याओं का यहां पर कहा गया है। मान लेते पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तीसरी संख्या z, ठीक है ना। तीसरी संख्या से पहली संख्या जो है ना, ये 20% कम है और तीसरी संख्या से दूसरी संख्या 30% कम है। तो एक काम करो, तीसरी संख्या को आप 100 मान लो। तो तीसरी संख्या से पहली संख्या 20% कम है, तो जाहिर सी बात है 80 पहली संख्या है। ये 30% कम है, तो ये साथियों 70 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर। अब 0 0 0 कट कर लीजिए, क्योंकि हमें आसान बनाना है, छोटी संख्याएं बनाना है, ज्यादा कैलकुलेशन आसान रहती है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या का अनुपात आपको पता चल गया। अब कह रहे हैं कि तो अब ये बताइए कि पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या से कितना होगा। पहली संख्या का प्रतिशत, ठीक है ना, पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी से कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 7 आ जाएगा, दूसरी संख्या गुणा 100 आ जाएगा, नीचे पहली संख्या आ जाएगी, ठीक है ना। इतनी बात साथियों क्लियर है क्या, ये बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब इसको साथियों कैलकुलेट करा लीजिए। 50 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 4 आ जाएगा। इसको अगर और कट करेंगे साथियों 25 आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा। और कट करेंगे तो 12.5 आ जाएगा। 12.5 की साथियों गुणा आपको 7 से कराना है। 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा। 7 दूना 14, 14 15 16 17 आ जाएगा और 7 कम 7 8 आ जाएगा, यानी कि 8.7.5% आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो पहली संख्या का प्रतिशत दूसरी संख्या क्या है, तो 87.5% है। आप लोग ध्यान रखेंगे इस लॉजिक को, आप लोग ये जो तरीका, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। कह रहे हैं कि साइकिल, कह रहे हैं कि एक साइकिल चालक है, वो 2 घंटे में 17 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, तो उसकी गति आपसे पूछी जा रही है। देखिए
चाल आपसे पूछ ली जाए या गति आपसे पूछ ली जाए, बात एक ही है। तो अगर गति की हम बात करते हैं साथियों, गति बराबर क्या होता है, गति बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है साथियों, दूरी बटे समय होता है, चाल तो मैंने लिख दी, ठीक है, दूरी बटे समय होता है। अब यहां पर आपको दूरी भी दे रखी है, 17 किलोमीटर की दूरी है, और समय भी आपको दे रखा है 2 घंटे का समय। तो इसको कट करोगे साथियों, क्या 8.5 आ जाएगा, यानी कि उसकी चाल कितनी हो जाएगी, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा कहां पर लिखी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में लिखी हुई है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि 1800 रुपए की राशि 3 साल 4 महीने में 360 रुपए का साधारण ब्याज देती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज दर आपसे यहां पर पूछी जा रही। बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को आप लोग करने की कोशिश करिए। इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों, प्रति वर्ष ब्याज दर आपसे पूछी जा रही। तो इस सवाल को भी साथियों बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आराम से इस सवाल को करने की कोशिश करें। कह रहे हैं क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, आपको 1800 रुपए की राशि, यानी कि आपको मूलधन दे रखा है 1800 रुपए है। आपको यहां पर साथियों समय भी दे रखा है। समय की अगर बात करें तो साथियों 3 वर्ष 4 माह आपको समय दे रखा है। अगर इसको हम साथियों महीनों में कन्वर्ट करें, देखिए 3 सालों में कितने महीने होंगे, 12 36 और 4 महीने, यानी कि 40 माह का समय दे रखा है। और ये क्या है, 360 का साधारण ब्याज। अच्छा, एसआई कितना दे रखा है साथियों, एसआई आपका 360 रुपए दे रखा है। तो आपसे दर पूछी जा रही है, यानी कि आपसे आर पूछी जा रही है, रेट पूछी जा रही है। तो आपको भी पता होगा साथियों, एक सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर, ठीक है ना, PRT, यानी कि मूलधन प्लस दर गुणा समय बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, अरे भाई मूलधन गुणा दर गुणा समय हो जाएगा। अब आपको साधारण ब्याज भी पता है कितना है साथियों, 360 है, बराबर पी भी पता है कितना है साथियों, 1800 है। आपको आर निकालना है, दर निकालना है, समय भी आपको पता है 40 माह का समय है, ठीक, और बटे क्या आ जाएगा, बटे 100 आ जाएगा। अच्छा, एक काम यहां पर मैं करता हूं, कभी भी अगर आपके पास महीने हो, जैसे कि मान लीजिए कि 36 माह है और आपको निकालना है ये कितनी सालें होंगी, ठीक है, अगर महीनों को आपको वर्ष में कन्वर्ट करना है तो उसकी भाग आपको देना होगी 12 से, क्योंकि 12 महीने होते हैं। तो 12 एकम 12, 12 तिया 36, यानी कि 3 वर्ष यहां पर आ गया। तो उसी प्रकार ये 40 महीने है ना, इसको साल में कन्वर्ट हमें करना है, इसलिए हमें भाग दे देना होगी साथियों 12 से। सिंपल तरीका है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें 2 जीरो से, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 6 से कट करें साथियों, 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, ठीक। 2 से अगर कट करें साथियों, यहां पर आपका 20 आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, अब यहां पर अगर बात करें, ये 360 है, बराबर क्या है, आर है, और ये 3 गुणा 20 यानी कि 60 आपका यहां पर आ जाएगा। 0 से 0, 6 कम 6, 6 चंग 36, यानी कि आर यानी कि दर बराबर कितना निकला साथियों, 6% निकला। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6% हो जाएगा। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है, यानी कि एक दीवार घड़ी 1200 रुपए पर सूचीबद्ध है और दी जाने वाली छूट 10% है, और क्या अतिरिक्त छूट दी जाए कि कुल विक्रय मूल्य 945 रुपए हो जाए। यानी कि एक वस्तु है कितने रुपए की, 1200 रुपए की एक वस्तु है, ठीक है, 1200 रुपए की एक वस्तु है, ठीक है ना, 1200 रुपए की एक वस्तु है, इस पर 10% की छूट दी जाती है, तो ये वस्तु साथियों 90% में बेची जाती है। कहने कि इस पर एक और छूट दी जाती है, वही छूट आपको बताना है। तो मान लेते हैं साथियों, मान लीजिए X% की छूट दी गई, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, 100 माइनस X बटे 100 करते हैं, क्योंकि इसको भी तो हमने वही किया है। अरे भाई 10% की छूट दी गई थी, तो 100 माइनस 10 करेंगे और बटे में साथियों 100 लिखा है, तो ये कितना आ जाएगा, 90 बटे 100 आ जाएगा। 10% को 90 बटे 100 ही तो लिखा है। तो यहां पर अगर बात करें वही चीज आ जाएगी। मान लीजिए अतिरिक्त छूट हमने X% मानी, तो 100 माइनस X बटे 100 हो जाएगा, जैसे यहां पर आया है। और जब ये दोनों छूट दी जाती हैं तो वो वस्तु 945 रुपए की जाकर हो जाती है। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो एक कैंसिल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब ये जीरो की गुणा इससे हो जाएगी, तो ये साथियों 9450 हो जाएगा, बराबर इधर साथियों क्या आ जाएगा, आप लोग देख लीजिए। यहां पर अगर बात करें 100 माइनस X यहां पर आ जाएगा, और ये 12 गुणा 9 है, तो ये 12 गुणा 9 साथियों, देखिए जब भी बराबर लगा हो ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 12 गुणा 9 इधर को आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको साथियों कट कर लीजिए, 3 से क्या ये कट होगा साथियों, देखिए जरा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। 9 से होगा क्या, देखिए जरा,
हाँ 9 से भी 9 कम 9, 9 कम 9 हो गया और 9 पंजे 45 हो गया, क्योंकि दो नंबर एक साथ कट करते हैं तो पहले 0 लगाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर बात करें क्या ये 12 से कट हो रहा है साथियों, बिल्कुल हो रहा है। 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नीमा 108। 12 से नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 12 से नहीं हो रहा है, 3 से हो रहा है, बिल्कुल 3 से हो रहा है, कट कर लीजिए। 3 3 9 हो जाएगा, 3 पंजे 15 ये आ गया और 3 चौक 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको साथियों कट कर लीजिए, 4 अट्ठे 32 आपका हो जाएगा। कितना जाएगा साथियों, 3 जाएगा 30 हो जाएगा और 30 है ना, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 4 सत्ते 28 आपका हो गया। 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 4 पंजे आपका 20 हो गया। यानी कि अब आपके सामने पता साथियों क्या आ गया है, अब आपके सामने कोई बड़ी चीज नहीं साथियों, 100 माइनस x है बराबर 87.5 है। तो अब यहां पर अगर बात करें साथियों, माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, 87.5 और माइनस 100 हो जाएगा, क्योंकि ये यहां पर आया, ये प्लस का है ना, बराबर के उधर गया है तो साथियों माइनस का हो गया है। अब इसको थोड़ी सी जगह में ले लेता हूं यहां पर, देखिए अब अगर बात करें साथियों, देखिए 100 में से जब आप 87.5 घटाएंगे तो 12.5 बचेगा, यानी कि माइनस x बराबर माइनस 12.5 बचेगा। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर साथियों 12.5 आपके पास आ जाएगा। तो मैं कहूंगा कि विक्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा साथियों, विक्रय मूल्य साथियों क्या पूछा, अच्छा छूट पूछी गई थी, तो छूट यहां पर हमने x मानी थी और x का मान हमने निकाल दिया है, 12.5 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ये साथियों आपके स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन को देखिए और क्लास का साथियों एंड अब यहां पर हो जाएगा। देखिए कह रहे कि दो संख्याएं हैं a और b, इनका अनुपात 5 और 8 है, यानी कि a में से 5 घटाया जाता है। वही चीज है साथियों, 5x मान लेते हैं और दूसरे वाले अनुपात को यानी कि b को 8x मान लेते हैं। कह रहे कि a में से a क्या है, a 5x है, तो जब इसमें से 5 घटाया जाता है और b में 3 जोड़ा जाता है, यानी कि दूसरे वाले में 3 जोड़ा जाता है, तो इसका अनुपात 8:15 हो जाता है। दो मूल संख्याओं में अंतर, अब यहां पर अंतर आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि अब आपको पता क्या करना है साथियों, आपको सबसे पहले तो यहां पर x का मान निकालना होगा और फिर आपको साथियों 5x का ये और माइनस 8x का डिफरेंस निकाल देना होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 15 पंजे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, यानी कि 75x हो गया, माइनस से 15 पंजे 75 यहां पर हो गया बराबर 8 8 साथियों 64x हो गया, प्लस 8 आपका 24 हो गया। अब 75 यहां पर लिखा हुआ है 75x माइनस बराबर के उधर 64x है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा बराबर 24 प्लस 75 यहां पर आपका हो जाएगा। अब अगर साथियों 75x में से 75 में से साथियों 64 जाता है तो आपके पास कितना बचेगा, 11x आपके पास बचेगा बराबर, इन दोनों को टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएंगे, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बस साथियों देखिए अब यहाँ पर डिफरेंस की बात की गई है कि अंतर क्या होगा, तो ये वाला x बराबर 9 है तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, डिफरेंस 8 8 64 और 8 नी 72 हो जाएगा। तो इनको साथियों घटा लीजिए आपस में, वही आपका आंसर हो जाएगा। 12 में से 5 जाएगा तो साथियों 7 बचेगा, यहाँ पर साथियों 2, यानी कि 27 आपका राइट आंसर होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल 27 ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। तो आपके लिए साथियों एक पीडीएफ की बात मैं आपको हर बार बताता हूं कि अगर आपका अभी एग्जाम नहीं हुआ है और आपका एग्जाम साथियों होने वाला है तो इस पीडीएफ को साथियों सरसरी निगाहों से एक बार देख कर जाइएगा। यहाँ पर आपको जैसे साथियों क्या जैसे पेपर आ रहे हैं, पेपर में जैसे साथियों क्वेश्चन आ रहे हैं वैसे 10 पेपर आपको दिए जा रहे हैं 90 क्वेश्चन के, क्योंकि आपको भी पता है कि 90 क्वेश्चन एक पेपर में आ रहे हैं। इसमें साथियों सबसे पहले जीएस होगी, जस्ट उसके नीचे उसका आंसर, उसी प्रकार इंग्लिश होगी, जस्ट उसके नीचे उसका आंसर, यानी कि 4 ऑप्शन भी होंगे उसके नीचे आंसर होगा। ऐसे रीजनिंग का जस्ट उसके नीचे सोल्यूशन ऑप्शन के बाद, और मैथ का भी ऐसा ही है। तो ये दोनों पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एसएससी एमटीएस पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हो। 2024 की कंप्लीट करंट अफेयर भी आपको साथियों दी जा रही है 1 लाइनर टाइप से, यानी कि क्वेश्चन होगा जस्ट उसके सामने उसका आंसर, ऐसे करके साथियों ये है। तो इस पीडीएफ को जरूर लीजिएगा, एग्जाम से पहले इसको थोड़ा सा तैयार करके अगर आप जाते हैं तो यहां से कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ अगर शेयर कर देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।